उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन उन्होंने जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को अपने हाथों से चाबियां एवं उनके खाते में पैसा भेजने का काम किया, वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में नए भवन का शिलान्यास और कुछ बने हुए भवनों का लोकार्पण किया है। साथ ही साथ बता दें कि करोड़ों की सौगात इस गोरखपुर की जनता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस सावन के महीने में देने का काम किया। साथ ही साथ अगर बात किया जाए गोरखपुर महानगर के विस्तारीकरण को लेकर, तो महानगर के विस्तारीकरण को लेकर के व्यापारियों के साथ, शिक्षकों के साथ सहित तमाम संगठनात्मक लोगों के साथ बैठक करके रणनीति बनाए कि गोरखपुर को और बेहतर किस तरह से सजाया जाए, जिस पर उन्होंने चर्चा की है। महीना चल रहा है, इस समय दिखाना चाह रहे हैं ये कचला घाट है, ये भागीरथी घाट से कचला बोला जाता है। यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु गंगा जल भर के और बहुत ही जहाँ तक जिसकी जो श्रद्धा है वहाँ जाकर भोलेनाथ पे चढ़ा रहे हैं। इस वर्ष कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। प्रशासन की तरफ से अलग इंतजाम किए गए हैं। दूसरा, जिस तरीके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश है पुष्प वर्षा को लेकर, उसी तरीका से जो श्रद्धालु के ऊपर जो पुष्प वर्षा की जा रही है, सभी यहाँ से जल भर के जो है जा रहे हैं और जहाँ जहाँ श्रद्धा वहाँ पर चढ़ा रहे हैं। दूसरी बात की जाए तो दानदाताओं की, तो दानदाताओं की कमी नहीं है, जगह जगह भंडारे की व्यवस्था की गई है। हम पीछे तस्वीर में दिखाना चाह रहे हैं, पूरा समय भंडारा चल रहा है। पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव उनके द्वारा यहाँ भंडारा लगाया गया है, उनका नमा ये भंडारा है। बहुत ही विशाल तरीका से भंडारा ये करते हैं और जनसैलाब उमड़ रहा है। इस बार अलग भक्तगणों में उमंग इस बार दिखाई दे रही है। अब ये इस वैसे 1 महीना चलता है, लेकिन इस बार से 2 सावन है, 2 महीने चलेगी। देखना होगा ये भीड़ लगातार कब तक चलती रहेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में कानपुर की लोकसभा सीट का हॉट सीट मानी जाती है, जिसको दावेदारी को लेकर के कई महारथी लगे हुए हैं, चाहे फिर वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो या पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हो या फिर कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा। इसके साथ ही वर्तमान सांसद सत्यदेव पचौरी और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बीच भी इस सीट को लेकर के खींचातान जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर में लगातार डिप्टी सीएम व पूर्व डिप्टी सीएम व ए.के. शर्मा कार्यक्रम लगातार लग रहे हैं। एक महीने के अंदर 10-10 कार्यक्रम लगे हैं। उन सभी कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं, तो साथ ही हर समाज के लोगों से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं इस कानपुर की हॉट सीट को लेकर के खींचातान मची हुई है और सभी अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। अब देखने वाली बात तो यह होगी, लोकसभा जब चुनाव होंगे तो आखिर कानपुर में आखिर सांसद की सीट किसके पाले पे जाती है और कौन यहाँ से चुनाव लड़ता है और कौन बाजी मारेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले लगातार जिस तरह कानपुर में डिप्टी सीएम व पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष हो या वर्तमान सांसद लगातार दौरे कर रहे हैं और लगातार उन सभी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जिन कार्यक्रमों में वो कभी जाते नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि यह माना जा रहा है कि लोकसभा सीट को लेकर के यह खींचातान चल रही है, कहीं ना कहीं अपनी अपनी दावेदारी दिखाने के लिए लगातार कानपुर में कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अब तो सवाल यह उठ रहा है कि लोकसभा जो सीट है कानपुर, तो 5 प्रमुख दावेदार सामने आ रहे हैं। उनमें से किसको लोकसभा सीट कानपुर की मिलती है, किसको टिकट मिलती है और किसको बाहर का रास्ता मिलता है, यह तो देखने वाली बात होगी। पत्रकारिता इस समाज का एक अपने आप में अभिन्न अंग है। लगातार अपराधों पर शिकंजा कसने के लिए, उनको उजागर करने के लिए पत्रकारिता का क्षेत्र, इसीलिए इसको चौथा स्तंभ कहा गया है। वहीं जिस तरह से पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, उनको समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जिसको देखते हुए यहाँ एप्जा एसोसिएशन के जो कोऑर्डिनेटर हैं अनुराग मिश्र सारथी, वो जनपद पीलीभीत पहुंचे। वहीं जनपद पीलीभीत पहुंच करके वहां के पत्रकारों से उन्होंने मीटिंग की। वहीं उसके बाद वो बीसलपुर तहसील पहुंचे, जहां पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर के उन्होंने चर्चा की। वहीं इस चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जो पत्रकारों पे उत्पीड़न हो रहा है, किसी अपराधी के खिलाफ यदि वहीं अपराधों को उजागर किया जा रहा है तो फर्जी मुकदमे में पत्रकारों को फंसाया जा रहा है। यदि ऐसा अब हुआ तो संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी हद तक, चाहे प्रशासनिक हो या शासन हो, उनसे टकराने से कहीं पीछे नहीं हटेगा।
पत्रकार सिर्फ पत्रकार होता है। वहीं उन्होंने संगठन का विस्तार करते हुए वहां पर पीली जो बीशलपुर तहसील है वहां प्रभारी के रूप में प्रियंक पाठक को नियुक्त किया। वहीं अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सुनील मिश्रा को दी गई। वहीं उन्होंने कहा कि अब पत्रकार संगठन जो है किसी भी पत्रकार पर यदि उत्पीड़न हुआ तो बिल्कुल शांत नहीं बैठेगा और उस पत्रकार के साथ तन मन धन से उसके साथ रहेगा। पत्रकार मुहर्रम के दिन शासन ने मुहर्रम की छुट्टियां रद्द कर विद्यालय में दिल्ली से हो रहे प्रसारण को दिखाने के लिए आदेश दिया था। लेकिन कुशीनगर जनपद में कुछ ऐसे विद्यालय रहे जहां के शिक्षक इतने लापरवाह बन गए कि उस दिन विद्यालय तक भी नहीं खोले। हालांकि इसको लेके जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात किया गया तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही थी। आज जब उनसे हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने 2 विद्यालयों को नोटिस देकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के दुधई ब्लॉक के घाड़ीभार सम्मेलन विद्यालय का है और कटौना ब्लॉक के परसौनी कला विद्यालय का है, जहां पर मुहर्रम के दिन छुट्टी रद्द होने के बावजूद भी वहां के जो प्रशासनिक जिम्मेदार थे वह अपने विद्यालय नहीं खोले थे और प्रधानमंत्री का जो अखिल भारतीय शिक्षक समागम कार्यक्रम होना था और उसका प्रसारण होना था वह नहीं कराया। कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी लापरवाही स्पष्ट रूप से देखने को मिली है और इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार हैं अब तक भी 2 दिन हो गए लेकिन कार्रवाई करने से अपने आप को विमुख होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजियाऊ मौर्य ने बताया है कि दोनों विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अवैध खनन को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इसी क्रम में आगरा पुलिस भी लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करती हुई दिखाई दी है। तो वहीं आगरा की शमशाबाद पुलिस की भी एक बड़ी कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ देखी गई है। इस समय हम शमशाबाद में खड़े हुए हैं, जहां आपको बताते चलें कि थाना अध्यक्ष को सूचना मिली थी कि शमशाबाद क्षेत्र में अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा है। जेसीबी ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें यूज की गई हैं। तो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंच पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 2 जेसीबी सहित एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। वहीं जो खनन माफिया थे वो मौके से फरार हो गए हैं। बहरहाल पुलिस ने दोनों जेसीबी और ट्रैक्टर पर कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया है। कहीं ना कहीं आगरा में जिस तरीके से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी उस पर कहीं ना कहीं आगरा पुलिस भी लगातार कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है और शमशाबाद पुलिस की भी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ईसाई धर्म में प्रलोभन देकर किया जा रहा लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस ने दंपति परिवार को किया गिरफ्तार। पूरा मामला जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ ठठराही मोहल्ले का है, जहां लखनऊ निवासी हरेंद्र अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में बीते 2 वर्षों से रहकर प्रलोभन देकर गरीबों का धर्मांतरण ईसाई धर्म में करवाता था। इस बात की जानकारी जब हिंदू संगठन को लगी तो हिंदू संगठन मौके पर पहुंचा, लेकिन इस दौरान हरेंद्र अपनी पत्नी के साथ वहां से फरार हो गया था। जिसके बाद कल एक बार फिर हिंदू संगठन को जानकारी हुई कि हरेंद्र अपनी पत्नी के साथ कुछ गरीब परिवारों का धर्मांतरण करवा रहा है। जिसके बाद आनन फानन में हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे और मौके से ही दंपति परिवार को संगठन ने पकड़ लिया। जिसके बाद इस बात की सूचना स्थानीय हैदरगढ़ थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दंपति परिवार के कमरे से ईसाई धर्म की बाइबल व अन्य कई ग्रंथ भी बरामद किए हैं। जिसके बाद पूछताछ में हरेंद्र ने बताया कि प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में लोगों का धर्मांतरण करवाता था। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दंपति परिवार को जेल भेज दिया है। एक तरफ जहां सरकार के द्वारा कच्ची शराबबंदी को लेकर लगातार आदेश किए जा रहे हैं तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची शराब लगातार बिक्री की जा रही है और कच्ची शराब माफिया लगातार जो आदेश हैं उसकी अनदेखी कर रहे हैं, जिसको लेकर आज झांसी जनपद के सकरार थाना क्षेत्र अंतर्गत अरजार से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आज एसएसपी कार्यालय और डीएम कार्यालय जाकर प्रार्थना पत्र दिया है और कहा है कि उनके गांव में करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है कच्ची शराब पीने से। लेकिन आज तक कई बार उन्होंने स्थानीय थाना और तमाम अधिकारियों को इस बारे में
ज्ञापन देकर और मौखिक रूप से भी जानकारी दी है, लेकिन आज तक कच्ची शराब माफियाओं पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जिसको लेकर आज सभी ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण झांसी के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उनके कार्यालय पर पहुंचे और यहां पर नारेबाजी करते हुए उन्होंने प्रार्थना पत्र सौंपा। कानपुर के बिदरू थाना क्षेत्र इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने स्कूल में ही अपने समकक्ष छात्र को पुराने विवाद में चाकू मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी छात्र को चाकू समेत गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला कानपुर के बिदरू थाना क्षेत्र इलाके में स्थित प्रयाग विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का पूरा मामला है, जहां पर 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने पुराने विवाद में अपने साथ में पढ़ने वाले दूसरे छात्र के गले में चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। ये हमले कई बार छात्र ने किए, जिसके चलते दूसरे छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही स्कूल प्रबंधन को हुई तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही बिदरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर पूरे मामले की पूछताछ में पुलिस जुट गई है। वहीं मृतक बच्चे के परिजनों को भी जैसे ही इस मामले की सूचना लगी तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आपको बता दें कि इस हत्या के पीछे दोनों दोस्तों में पुराना विवाद बताया जा रहा है। हाथरस जिले के सादाबाद में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। बताते हैं कि हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र की रहने वाली एक स्कूली छात्रा कक्षा 7 में पढ़ती थी। वह आज सुबह अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी, तभी रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी और वाहन भाग गया। वहीं इस हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वाहन की तलाश कर रही है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस हादसे से क्षेत्र में गमगीन माहौल देखने को मिला। हाथरस जिले के सादाबाद में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक यूपी की कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यूपी पुलिस मुख्यालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश भर के कप्तानों की ग्रेडिंग होगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि जिले में कितनी घटनाएं हुई और घटना पर क्या एक्शन लिया गया, उस एक्शन के बाद चीजें किस तरीके से ली गई। सीधे तौर पर मुख्यालय जिलों में कप्तानों की स्थिति को देखेगा, वहां पर लगातार नजर रखेगा, साथ ही साथ इसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। हालांकि पुलिस मुख्यालय में इस सिस्टम को लागू करने के लिए व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। अब पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों के कप्तानों की स्थिति को देखा जाएगा कि लूट, बलात्कार, हत्या या दूसरे अगर अपराध होते हैं तो उनकी स्थिति क्या है, कितनी जल्दी उस पर एक्शन लिया गया, साथ ही साथ इन घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए। इसी के आधार पर कप्तानों की ग्रेडिंग तय होगी। मतलब साफ है कि अगर ग्रेडिंग खराब हुई तो फील्ड में तैनाती मिलने में दिक्कत आएगी, जिसको लेकर मुख्यालय ने यह कवायद शुरू भी कर दी है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिलों में वही कप्तान बन पाएंगे जिनकी ग्रेडिंग बेहतर होगी। इन सारी कवायद के पीछे कोशिश यही है कि इसके जरिए बेहतर कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में दी जाए, जिसको लेकर कप्तानों की भी जवाबदेही तय हो। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से देर रात तबादला एक्सप्रेस चलती नजर आई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कल देर रात 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर गए, जमाना जाता जिनमें 10 जिलों के कप्तान भी बदले गए हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह की समीक्षा करते रहते हैं, उसी के तहत अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कल देर रात 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले करके दिए गए हैं, जिन्हें बरेली से लेकर कन्नौज तक के जो जिला के कप्तान हैं उनको भी बदला गया है। इस तरह से देखा जाए तो कुल मिला के जो 14 आईपीएस ट्रांसफर हुए उसमें 10 कप्तान भी बदले गए हैं। माना जा रहा है कि आगे चलते हुए कानून व्यवस्था को लेते हुए कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम किया गया है। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए आगे भी तबादला एक्सप्रेस में ऐसे कई आपको प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। अगर आप बिजली का बिल जमा करने जा रहे हैं तो सचेत हो जाइए, क्योंकि बिजली के बिल जमा करने के दौरान अब सिर्फ मीटर रीडिंग से काम नहीं चलेगा। अब मीटर रीडिंग के साथ में आपका को मीटर का जो है वीडियो बना करके ले जाना होगा, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता था कि लोगों के घरों पर जब मीटर रीडर नहीं पहुंचते थे तो लोग अपने आप से वीडियो बना करके जो है पहुंच जाते थे, जिस पर वो अपना बिल जमा करते थे। लेकिन अब बिजली विभाग की ओर से कहा गया है कि जो लोग मीटर रीडिंग के साथ साथ अपनी जो वीडियो बनाकर लाएंगे उन्हीं का बिल जमा होगा। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को समस्याएं भी। अशरफ हत्याकांड के बाद से लगातार शाइस्ता फरार चल रही हैं। इसी बीच अतीक के वकील को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस की गिरफ्तारी के बाद
वकील विनय मिश्रा ने तमाम खुलासे किए हैं। कहीं ना कहीं शाइस्ता के संपर्क में भी होने की बात सामने आई है। अब देखना होगा कि शाइस्ता के संपर्क वाली जब बात सामने आ रही है तो कब तक पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि ये भी खुलासे हुए हैं कि जो अतीक बेनामी संपत्तियां हैं उनको कहीं ना कहीं बेचने का काम वकील की तरफ से किया जा रहा था। अब पुलिस की हिरासत में है और पुलिस लगातार पूछताछ करेगी तो तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अतीक और जैनब के साथ लगातार उसका संपर्क था। इसी बीच गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद तमाम जो साक्ष्य हैं वो पुलिस को वकील की तरफ से मिले हैं। अब देखना होगा पुलिस आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई करती है। लखनऊ नगर निगम में सबसे ज्यादा शिकायतें गंदगी की आ रही हैं। लखनऊ में 2 लाख घरों से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। आपको बता दें लखनऊ के जोन 6 और जोन 2 में सबसे ज्यादा गंदगी की समस्या देखने को मिल रही है। इकोग्रेन से काम हटाए जाने के बावजूद भी पुराने ठेकेदार जमे हुए हैं, जिसकी वजह से ये गड़बड़ी हो रही है। लखनऊ में कई जगह ऐसे हैं जहाँ कूड़े के ढेर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान होकर लगातार नगर निगम में और शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें जो पुराने ठेकेदार जमे हुए हैं उनकी वजह से ये गड़बड़ी हो रही है और ख़ास करके जो इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा गंदगी जमा हुई है वहां से सबसे ज़्यादा शिकायतें निकलकर सामने आ रही हैं। लोग लगातार नगर निगम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरीके से पुराने ठेकेदार और सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं वो भी एक समस्या का कारण बना हुआ है। लखनऊ नगर निगम में सबसे ज़्यादा शिकायतें गंदगी की आ रही